हेलो एवरीवन। हम अब अगले 15 मिनट में लिम्फोइड ऑर्गन्स की पूरी हिस्ट्री करेंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें हर स्पॉटिंग में एटलीस्ट एक लिम्फोइड ऑर्गन तो रहता ही रहता है। और जो हिस्ट्री का प्रैक्टिकल होता है उसमें भी मतलब लिम्फोइड ऑर्गन्स आने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। 4 लिम्फोइड ऑर्गन्स हमारे सिलेबस में है, थाइमस, लिम्फ नोड्स, स्प्लीन और टॉन्सिल्स। ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन का फ़र्क इसमें मैं थोड़ा वाइवा वगैरह वाले क्वेश्चन भी कवर कर लूँगा। और आपको जो रिटन पार्ट है जो लिखना होता है वो भी कवर्ड है। और जो जैसा स्लाइड्स आपको दिख सकते हैं जिस भी प्रकार की अच्छी बुरी सारी कवर्ड है। और जो आपको हिस्टो डायग्राम बनाना होता है पेपर में या फिर फाइल में वो भी कवर्ड है। ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन का फर्क पता ही है। जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन होता है वहाँ पे एजुकेशन होता है, मतलब इम्यून सेल्स का, जहाँ पे बेसिकली आपके बी और टी सेल्स बन रहे हैं। दो ही होते हैं एग्जांपल, बोन मैरो में बी सेल्स, थाइमस में टी सेल्स। सेकेंडरी लिम्फ नोड, थाइमस, टॉन्सिल्स और पेयर पैचेस एटसेट्रा एटसेट्रा बहुत सारे हैं, जहाँ पे आपका जो लिम्फोसाइट है वो एंटीजन के साथ रिएक्ट करता है एंड दे डिफरेंशिएट इनटू इफेक्टर एंड मेमोरी सेल्स। ठीक है। और अब अगले इसके फंक्शन की बात करते हैं। मतलब ये आपकी बॉडी सर्फेसेस फ्लूइड कंपार्टमेंट्स को मॉनिटर करता है किसी एंटीजन के लिए। अगर कोई एंटीजन प्रेजेंट होता है तो उसके खिलाफ ये एक मतलब अपना एक रिस्पॉन्स जनरेट करता है, ये पता ही है। और इसका क्लिनिकल केस होता है ऑटोइम्यून डिजीजेज, यानी जब आपके जो लिम्फोसाइट्स है या फिर आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी के सेल्स के खिलाफ रिएक्ट करने लगता है, तो वो ऑटोइम्यून डिजीज कहलाता है। ठीक है। शुरू करते हैं। पहला लिम्फ नोड है। लिम्फ नोड बीन शेप्ड ऑर्गन होता है। ठीक है, पता ही है। और मतलब इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है ग्रॉसली, जिसमें जो इसका एफरेंट होता है, यानी एफरेंट लिम्फेटिक, जहाँ से लिम्फेटिक्स आ रही है वो पेरिफेरी में आती है। और जो यहाँ पे इसका हाइलम होता है, यहाँ से इसका एक सिंगल इफरेंट निकलता है। ठीक है। लिम्फ का फ्लो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इन वाइवास वगैरह, तो याद रखना मल्टीपल एफरेंट थ्रू द पेरिफेरी या फिर कैप्सूल। ये लिम्फ नोड एक कैप्सुलेटेड ऑर्गन है, ये बात भी ध्यान रखने वाली है। ठीक है। इसमें जो ये कैप्सूल होती है और ये अंदर की तरफ एक ट्रबैकुले सेंड करती है, ऐसे मल्टीपल ट्रबैकुले सेंड करती है। देखो इसमें तो बहुत क्लियर दिख रहा है, ये देखो ट्रबैकुले, ये ट्रबैकुले इधर भी दिखा रखे हैं। ठीक है। ये इसकी कैप्सूल है, ट्रैकिल है। जो कैप्सूल है, कैप्सूल के नीचे एक साइनस होता है, या ये कैरेक्टरिस्टिक है इसका आपके लिम्फ नोड का। और जो ट्रैकिल है इसके साइड में भी साइनस होते हैं जो कैप्सूल के नीचे होता है, उसको सब कैप्सुलर कहते हैं। याद रखना, कई लोग उसको गलती से सब स्कैपुलर के बजाय सब स्कैपुलर लिखते हैं, तो ये गलती हो जाती है, ध्यान रखना नहीं होनी चाहिए। और जो ये ट्रैकिले के साइड में जो साइनस होते हैं इसको ट्रैकुलर साइनस कहते हैं। ये साइनसेस किसी भी लिम्फेटिक ऑर्गन में, मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक है लिम्फ नोड के, बाकी किसी भी और लिम्फ ऑर्गन में मिलते नहीं है ये। ठीक है। तो आपका जब भी लिम्फेटिक आता है सबसे पहले ये पेरिफेरी के थ्रू एफरेंट्स में से आता है, उसके बाद ये सबकैप्सुलर साइनस में जाता है, उसके बाद ये आपका ट्रबैकुलर साइनस में जाता है। ट्रबैकुलर साइनस के बाद ये आपका कॉर्टेक्स होता है, इधर एक बीच में पैराकॉर्टेक्स होता है, इधर मेड्यूला होता है। ठीक है। अब ये जब ट्रबैकुलर साइनस में गया उसके बाद मेड्यूलर जो पार्ट है, हाँ मेडुला जो पार्ट है इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, मेडुलरी साइनसेस और मेडुलरी कॉर्ड्स। कॉर्ड्स किसके बने होते हैं, आपके जो बी सेल्स होते हैं वो कॉर्ड लाइक मतलब स्ट्रक्चर नहीं बनाते, अरेंज होते हैं इन फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स, तो उनको मेडुलरी कॉर्ड्स कहते हैं। तो कैप्सूल मतलब एफरेंट, देन सबकैप्सुलर साइनस, देन ट्रबैकुलर साइनस, देन मेडुलरी साइनसेस। मेडुलरी साइनस के बाद सिंगल इफरेंट एट हाइलम, हाइलम यहाँ पे निकल जाता है और ये फिर लिम्फेटिक ड्रग्स ट्रैवल करती है, और लिम्फेटिक ड्रग्स उसके बाद एंड में वीनस सर्कुलेशन में ड्रेन करती है। ठीक है। इसमें भी क्लियर ही है, ये जो बीच में इधर है ये लिम्फेटिक नोड्यूल्स हैं, ये ट्रबैक्यूलर है, ट्रबैकुलर साइनस आपको दिख ही रहा है। ठीक है। इतना पार्ट क्लियर होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मेशवर्क होता है, सपोर्टिंग फ्रेमवर्क, मतलब लिम्फ नोड का जो बेसिक फ्रेमवर्क होता है किससे बना होता है, रेटिकुलर फाइबर्स। रादर ये हर लिम्फोइड ऑर्गन में ही रेटिकुलर फाइबर्स का बना होता है एक्सेप्ट थाइमस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। थाइमस के अलावा सारे रेटिकुलर फाइबर्स से बने होते हैं, थाइमस में रेटिकुलर फाइबर नहीं होता। थाइमस में एपिथेलियल रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं जो कि हम पढ़ चुके हैं, मतलब सॉरी जो कि हम अभी पढ़ेंगे आगे, है ना। और पैराकॉर्टेक्स, पैराकॉर्टेक्स एक बीच में रीजन होता है, कॉर्टेक्स, पैराकॉर्टेक्स और मेडुला। पैराकॉर्टेक्स में क्या होता है, टी सेल्स रिच होता है, बाकी मेडुला और कॉर्टेक्स आपके बी सेल्स रिच होते हैं, पैराकॉर्टेक्स इज रिच इन टी सेल्स, है ना। और इसके अंदर एक टाइप के आपको कैपिलरीज मिलते हैं, विच आर हाई एंडोथेलियल वेन्यूल्स। व्हाई आर दे कॉल्ड हाई, बिकॉज जो आपकी लाइनिंग होती है नॉर्मली सिंपल स्क्वेमस होती है, लेकिन इस केस में कोलमनार ट्यूबोइडल होती है। ठीक है। और इनके इनमें खास क्या होता है, इनके बीच में ना जो सेल्स होते हैं उनके बीच में गैप जंक्शन होते हैं, थोड़े 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 गैप्स होते हैं, जिसके थ्रू आपके जो सेल्स होते हैं वो क्रॉस कर पाते हैं, मतलब कोई भी लिम्फोसाइट वगैरह आपका जो वेसल है, वेसल और जो लिम्फ है इसके बीच में एक्सचेंजेस हो पाते हैं, यही खास है। ठीक है। ये एक और डायग्राम है प्रॉपर जो आप ड्रॉ कर सकते हैं बहुत आसानी से, और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी दिख रहा है। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे जो होते हैं लिम्फेटिक नोड्यूल होते हैं इन बिटवीन ट्रबैक्यूले, है ना। अब लिम्फेटिक नोड्यूल किस टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी कब होता है, जब आपका इन्फेक्शन नहीं होता। तो इसमें जो आपके सेल्स रहते हैं ना, एक तो बहुत ही यूनिफॉर्म रहते हैं, मतलब एक मिनट, हाँ, मतलब सेम कलर के दिखते हैं आपको, बिल्कुल इक्वली बेसोफिलिक। ठीक है। और जो सेकेंडरी होते हैं, सेकेंडरी क्या होता है, जब इन्फेक्शन प्रेजेंट होता है ना, तो जो आपके सेंटर वाले सेल्स हैं वो थोड़े लाइट स्टेन होते हैं। वाई, क्योंकि ये वाले आपके इमेच्योर सेल्स हैं। इमेच्योर यानी ये प्लाज्मा ब्लास्ट और लिम्फोब्लास्ट होते हैं जो अभी मतलब मैच्योर होंगे, और मैच्योर होने के बाद ही पेरीफेरी में जाएंगे जिसमें ज़्यादा डार्क हो जाएंगे। ठीक है। तो इस केस में, सेकेंडरी के केस में, इस बीच वाले पार्ट को जहाँ नए मतलब हमारे
लिम्फोसाइट्स और जो प्लाज्मा सेल्स हैं नए बन रहे हैं, इनको हम जर्मिनल सेंटर कहते हैं। जर्मिनल सेंटर यानी ऑब्वियसली जहाँ कुछ नया बन रहा है, और जो साइड वाला पार्ट है जहाँ मैच्योर होके निकल रहे हैं उसको हम मेंटल कहते हैं, ये वाला पार्ट, इसको मेंटल कहते हैं, ठीक है। जर्मिनल सेंटर और मेंटल जोन। जर्मिनल सेंटर में हमारे एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। इसके कंपोनेंट्स पूछ ले जाते हैं, कौन-कौन से होते हैं? डेंड्रिटिक सेल्स व्हिच आर एपीसीज, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, प्लाज्मा सेल्स, ठीक है, मैक्रोफेजेस व्हिच आर अगेन एपीसीज, लिम्फोब्लास्ट्स। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे सारे ब्लास्ट हैं, यानी जो कि मतलब नए हमारे सेल्स बनाने हैं, ठीक है। फॉलिकुलर सेल्स और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का तो एग्जाम्पल ये है, ठीक है। और इसके अलावा बी सेल्स भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ही होते हैं। ये 3 एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स आपको हमेशा ध्यान रखने हैं, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा, ये कवर हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट्स वही हैं जो मैंने अभी बोले, सारे कवर्ड हैं, ये आप लिख सकते हो अपनी फाइल में और एग्जाम में। आगे चलते हैं। ठीक है, तो पैलेटल टॉन्सिल इज प्रेजेंट इन द ओरोफेरिंक्स बिटवीन द पैलेटोग्लॉसल एंड पैलेटोफैरिंजियल फोल्ड बायलैटरली। ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ ओरोफेरिंक्स। ये होता क्या है कि अगर आपकी फाइनेंस की वॉल है, ठीक है, तो इसमें ये ऐसे प्रेजेंट रहता है, लेकिन और ये डायरेक्टली एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करता है, जो भी आपका एयर कमिंग फ्रॉम द नोज एंड देन नेरोफेरिंक्स और डायरेक्टली फ्रॉम द माउथ एंड देन टू द ओरोफेरिंक्स, जो भी एयर या फूड पार्टिकल के साथ जो भी एंटीजन आता है उसके साथ इंटरेक्ट करता है। उसके साथ इंटरेक्ट करने के लिए ये अपना सरफेस एरिया बढ़ाता है बाय मतलब अंदर क्रिप्ट डालते हैं ना। उनमें से एक क्रिप्ट कोई भी बहुत ज्यादा बड़ी होती है, विच इज नोन एज क्रिप्टा मैग्ना। क्रिप्टा मैग्ना है ना। अब ये जो क्रिप्स है, इन क्रिप्स के आसपास हमारे लिम्फेटिक नोड्यूल होते हैं, ताकि ये हमारे एंटीजन के साथ डायरेक्टली इंटैक्ट कर पाए। ठीक है, इसमें खास बात क्या है, एक तो इसकी स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये देखो ये क्रिप्ट है, और ये लिम्फेटिक नोड्यूल्स है इसके इसके अराउंड। और स्केलेटल मसल दिखता है पेलेटल टॉन्सिल के कट सेक्शन में, क्यों? क्योंकि जो फेरेंक्स की वॉल है उसमें भी मसल्स तो होती है ना, तो वो स्केलेटल मसल इसमें कट सेक्शन में दिखती हैं। क्रिप्स यानी इमेजिनेशन और सराउंडिंग लिम्फोइड टिश्यू। इन सारी स्लाइड में अक्सर ये भी फॉलिकल्स है, अक्सर हेमाटोक्सिस चेन थोड़ा कम ही रहता है, क्योंकि उनकी स्लाइड बहुत बेकार होती है। स्टिल पहचानना आना चाहिए, बस ऐसे थोड़े गोले गोले से दिखेंगे और ऐसे कट्स कट्स दिखेंगे। अगर बिल्कुल साफ गोले दिखते हैं ना, तब आप या थाइमस की तरह भी सोच सकते हो, लेकिन सॉरी थायराइड नहीं, थाइमस। या ऐसे अगर दिख रहा है थोड़े कट्स वगैरह, तो ये टॉन्सिल होता है, ठीक है। जैसे ये वाला भी क्लियर ही है, टॉन्सिलर क्रिप्स है ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस ट्रॉन्सिल एपिथेलियम है। ये डायग्राम है दोनों, जिसमें भी वही सब मेंशन्ड है, एपिथेलियम, लिम्फेटिक नोड्यूल्स, कैप्सूल, क्रिप्स, और ये जो मैंने बोला वही लिखा हुआ है। थाइमस की ओर आता है, थाइमस। थाइमस थाइमस इज अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट लिम्फोइड ऑर्गन। इसके स्पेशल पॉइंट्स बहुत सारे हैं, इसलिए इससे क्वेश्चन बहुत अक्सर आते हैं, जिसमें एजुकेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स होती है, क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, और इसमें सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में डिफरेंशिएट करना सीखते हैं। जो भी लिम्फोसाइट्स सेल्फ के अगेंस्ट रिएक्ट करना चाहते हैं, उसको हम मार देते हैं बाय नेगेटिव सिलेक्शन। ठीक है, दिस इज नोन एज नेगेटिव सिलेक्शन। और जो भी नॉन सेल्फ होते हैं, यानी दे विल रिएक्ट ओनली अगेंस्ट नॉन सेल्फ एंटीजन, दे आर पॉजिटिवली सिलेक्टेड, उनको हम अपने सर्कुलेशन में जाने देते हैं। थाइमस कौन से हार्मोन रिलीज करता है? सिर्फ कभी कभार अगर हम पूछ लेते हैं, थाइमोसिन, थाइमोलिन, थाइमोलाइसिन, इंटरल्यूकिन, इंटरफेरॉन, एक्सेट्रा। ये 2-3 नाम बोल दोगे तो भी सफिशिएंट है। ठीक है, ये सिर्फ टी सेल्स की मैच्योरेशन में काम करता है, इसमें बी सेल्स में कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, कॉर्टेक्स, एक खास बात, इसमें जो कॉर्टेक्स होता है वो डिवाइडेड होता है, और मेडुला जो होता है वो कंटिन्यू करता है आपस में। जो ये कॉर्टेक्स है, ये आपस में डिवाइडेड है बाय सेप्टार वेल, मतलब जो अंदर आया थ्रू द कैप्सूल। हालांकि जो कॉर्टेक्स है वो मतलब ऐसा था कि सॉरी, जो कॉर्टेक्स है ये सारे इनका कंटिन्यू कर रहा है, देखो है ना, कर रहा है ना? ये देखो, ठीक है। कॉर्टेक्स का डार्कर और बेसोफिलिक होता है, मिडिल का लाइटर और इओनोफिलिक होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत सच में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा, जिसमें जो इसका सपोर्टिंग नेटवर्क बनता है एपिथेलियल रेटिकुलर सेल से बनता है, इंस्टेड ऑफ रेटिकुलर फाइबर, जो कि बाकी सारे लिम्फोइड ऑर्गन्स का सपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाती है ना। एपिथेलियल रेटिकुलर सेल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि एपिथेलियम की तरह इसमें जंक्शन होते हैं नेबरिंग सेल्स के बीच में। रेटिकुलर, क्योंकि अब सपोर्ट तो कर ही नहीं है ना, तो इसलिए रेटिकुलरिज्म का मतलब सपोर्ट ही करना होता है, और बिकॉज ऑफ इट्स एपिथेलियल लाइक प्रॉपर्टीज इनको हम एपिथेलियल रेटिकुलर सेल्स कहते हैं। ठीक है, अब 6 टाइप के एपिथेलियल साइट्स होते हैं, अब ये बता तो दिए जाते हैं, लेकिन याद करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कुछ नहीं है, बहुत आसान है। सिर्फ बाहर से अंदर चलो, ठीक है। ये कॉर्टेक्स है और ये मेडुला की तरफ है। जो टाइप वन होता है ना, टाइप वन, दे आइसोलेट लिम्फोसाइट्स फ्रॉम नेबरिंग कनेक्टिव टिश्यू एंड ब्लड वेसल्स। जो बाहर का कॉर्टेक्स है ना, उसके बाहर जो भी रिमेनिंग कोई भी नेबरिंग कनेक्टिव टिश्यू और ब्लड वेसल्स है, उससे सेपरेट करता है। अंदर की तरफ आओ, ये टी सेल्स जो डिवाइड करते हैं उसके लिए आइसोलेटेड कंपार्टमेंट बनाता है, सेकंड। ठीक है, और अब थ्री और फोर्थ क्या है? थ्री और फोर्थ कॉर्टेक्स और मेडुला। ये अगर कॉर्टेक्स है और ये मेडुला है, तो उसके बीच में सेग्रीगेट करने के लिए थ्री और फोर काम आते हैं। तो मैंने कहा ना, अंदर बाहर से अंदर आओ, तो थ्री बाहर की तरफ, फोर अंदर की तरफ। फाइव क्या करता है? जैसे सेकंड करता था वैसे ही फाइव है, ये एक अलग से कंपार्टमेंट बनाते हैं फॉर अलग अलग टाइप ऑफ लिम्फोसाइट। और जो टाइप सिक्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं। ये एज द थाइमस एजेस ये हसलर कॉर्पसेस बनाते हैं, अभी आगे डिस्कस करूंगा मैं। और ये IL-4 IL-6 रिलीज करते हैं, हेल्प इन थाइमोसाइट मैच्योरेशन। ठीक है, तो ये और कंपार्टमेंटलाइज करते हैं फॉर मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। थाइमोसाइट्स माइग्रेट टू डीपर कॉर्टेक्स एज दे मैच्योर। तभी मतलब ये एक पॉइंट है नोट करने के लिए, तभी तो मैं कह सकता हूँ कि कॉर्टेक्स में है तो वो स्मॉल है और इमेच्योर है ना। और जो मेडुला में होंगे वो लार्ज होंगे, मेच्योर होंगे, यानी जैसे जैसे बूढ़े होंगे। यानी मैंने कहा ना कि जो टाइप सिक्स एपिथेलियल साइट्स हैं, जब एज थाइमस एजेस, एजेस यानी अंदर की तरफ आ रहा है, यानी मेच्योर हो रहा है, तो वो अंदर की तरफ आ रहा है, समझ गए ना।
असल्स कॉर्पसल्स की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता भी है। क्या है ये? फ्लैट डिजेनरेटिंग टाइप 6 एपिथेलियोसाइट्स मैच्योर कर रहे हैं ना, तो दे विल फाइंड टुवर्ड्स मेडुला, है ना। अनियन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, eosinophilic hyaline mass at center surrounded by concentric lamp arranged type 6 epitheliocytes filled with keratin। ये देखो, ये जो है ये सारी तुम्हारी हसल कॉर्पसल्स है, ये दिख रहे हैं। हसल कॉर्पसल्स भी वैसे थाइमस का आइडेंटिफाइड फीचर है, हसल कॉर्पसल्स दिख गए तो ये आपका थाइमस है कंफर्म। ये बीच में eosinophilic hyaline mass होता है और सराउंड करते हैं टाइप 6 एपिथेलियोसाइट। ये टाइप 6 एपिथेलियोसाइट होते हैं ना, ये इनको सराउंड करते हैं। सबसे अंदर की तरफ यही होते हैं, है ना, सबसे अंदर की तरफ है, सबसे ज्यादा मेच्योर मतलब एजेड हो रहे हैं, डिजेनरेटिंग यानी। तो टाइप 6 मिलेंगे। ये पूछ लेते हैं कौन सा एपिथेलियोसाइट टाइप 6, ये मुंह मुंह पे होना चाहिए, ठीक है। इंक्रीजेस विद एज ऑब्वियसली डिजेनरेटिंग है और secrete IL and interferons for T cells to become immunocompetent। ये हसल कॉर्पसल्स का एक फंक्शन है जो कि अभी तक फुली डिटरमाइन नहीं है, लेकिन बोला जाता है तो याद रखो, ठीक है। ब्लड थाइमिक बैरियर बहुत ऑफनली पूछा जाता है, किस किस से बनता है। इनसाइड टू हम आउटसाइड, थोड़ा सा समझना मुश्किल है लेकिन थोड़ा सा याद करना पड़ेगा और हो भी जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनसाइड टू आउटसाइड चलेंगे, सबसे पहले अंदर क्या आएगी? एपिथेलियम एंड एपिथेलियम ऑफ द ब्लड वेसल विच इज नथिंग बट एंडोथेलियम, ठीक है। अब अगर हम एंडोथेलियम बनाएंगे, सबसे पहले एंडोथेलियम बनाई, एंडोथेलियम के अंदर क्या होगा? सबसे पहले आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा एंडोथेलियम का, ऑब्वियस सी बात है। लेयर 1 हो गई, लेयर 2 हो गई। उसके बाद क्या होते हैं? पेरिसाइट्स। पेरिसाइट्स क्या होते हैं? पेरिसाइट्स जनरली क्या होते हैं कि जो ब्लड वेसल्स होते हैं ना, और जब भी ये कहीं कोई भी बैरियर बनाते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड थाइमस बैरियर, ब्लड रेटिना बैरियर, जनरली यहाँ पे पेरिसाइट्स एसोसिएटेड रहती हैं। तो ये कॉन्ट्रेक्टाइल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। ये ना भी याद करो, इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है, छोड़ सकते हो इसको, ठीक है। मैक्रोफेज, इसके अलावा अगला क्या होता है? अगले इंपॉर्टेंट है, अगला यहाँ पे बीच में मैक्रोफेजेस प्रेजेंट रहते हैं। ऑब्वियसली क्या काम है उनका कि कोई भी, ये बहुत बेकार शेप बना रहा हूँ, लेकिन कोई भी एंटीजन आएगा तो उसको एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाने के लिए। अब जैसे हम यहाँ से एंडोथेलियम के लिए आए थे, अब वैसे ही यहाँ से उल्टा चलते हैं। उल्टा कैसे चलेंगे? अ, यहाँ पे सबसे पहले जो एपिथेलियल रेटिकुलर सेल्स शुरू होंगे ऑफ दी बेसल ऑफ दी थाइमस, उसका पहले बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाएंगे। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन बना दी तो अब वो एपिथेलियल रेटिकुलर सेल्स डालेंगे इधर। अब एपिथेलियल रेटिकुलर सेल्स आ गए तो अंदर की तरफ हमारे टी लिम्फोसाइट्स होंगे, नए जो टी लिम्फोसाइट्स हमारे बन रहे हैं, और इधर हमारे ब्लड के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ना। तो दिस इज आवर ब्लड थाइमस बैरियर, इसकी नंबरिंग कर लेना 4 6, ओके। और ये इसकी और पिक्चर्स हैं। इसमें मैं कह रहा हूँ बहुत मुश्किल होता है, तो सबसे आसान तरीका है हसल कॉर्पस का आइडेंटिफाई करना, ठीक है। हसल कॉर्पस इसका वही वाली पार्ट, जो पेरिफेरी वाला पार्ट होता है इट्स डार्कर एंड बेसोफिलिक, बीच वाला पार्ट इज लाइटर एंड इजिनोफिलिक, है ना, ये क्लियर होनी चाहिए बात। और ये वही पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं, बताए। स्प्लीन आते हैं, स्प्लीन भी थाइमस जितना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके स्पेशल फीचर्स क्या है? इसमें ना ही तो कोई एफरेंट होता है, इसमें सिर्फ इफरेंट लिम्फेटिक्स होती है, सिर्फ इफरेंट, कोई एफरेंट नहीं होता। कोई कॉर्टेक्स और मेडुला में डिफरेंशिएशन नहीं होता, इसका बिल्कुल ही अलग चलता है। इसमें रेड और व्हाइट पल्प होता है, व्हाइट पल्प व्हाइट नहीं होता, व्हाइट पल्प अपीयर्स ब्लू, ठीक है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ बेसोफिलिक, जिसमें मतलब आरडब्ल्यूबीसी, जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है विच इज बेसोफिलिक। रेड पल्प में आरबीसी होते हैं, और भी चीजें होते हैं, आगे डिस्कस करेंगे। ये पिक्चर्स है कुछ, इसमें आइडेंटिफाई ऐसे ही करना है, रेड और व्हाइट पल्प की जिसमें डिफरेंशिएशन हो, ये सारा व्हाइट पल्प है जो मैं बात कर रहा हूँ, और बाकी सारा रेड पल्प होता है। क्लियरली रेड और व्हाइट या फिर मतलब रेड और ब्लू नहीं दिखेगा, लेकिन यू हैव टू मेक एन आइडिया, सब कुछ में क्लियर दिख भी सकता है, जैसे कि ये व्हाइट कलर है। अब आगे इनके फीचर्स डिस्कस करते हैं। ये फीचर फंक्शंस ऑफ स्क्रीन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। फिल्टर द ब्लड, डिस्ट्रॉयज ओल्ड आरबीसी, सर्व्स एज एन इम्यून ऑर्गन, और डिवाइड इनटू रेड पल्प, व्हाइट पल्प जैसा कि मैंने बताया, रेड पल्प में आरबीसी हीमोग्लोबिन रिसाइक्लिंग होती है, व्हाइट पल्प इज रिस्पांसिबल फॉर द इम्यून फंक्शन बिकॉज इट्स एन लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है। ये वाला पॉइंट ऊपर डिस्कस हो चुका है, ठीक है। कॉर्ड्स ऑफ विल, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ जो कि पूछ लिए जाते हैं और वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉर्ड्स ऑफ विलरॉथ क्या होते हैं? कॉर्ड्स ऑफ विलरॉथ आर द पार्ट ऑफ व्हाइट पल्प इन द रेड पल्प, व्हाइट पल्प का पार्ट यानी ल्यूकोसाइट कंटेनिंग पार्ट इन द रेड पल्प which surrounds the sinus। इन्हीं कॉर्ड्स ऑफ विलरोथ को हम स्क्रीनिक कॉर्ड या फिर रेड पल्प कॉर्ड भी कहते हैं। ये रेड पल्प में मिलते हैं ना, जैसे कि मैंने बताया, फाउंड इन रेड पल्प और इन बिटवीन sinusoids and consists of fibrils and connective tissue and the monocytes and macrophages which are a part of white pulp which is found in red pulp, है ना, surrounding the sinusoids to act upon RBCs, ठीक है। स्प्लीन का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? स्प्लीन में ओपन सर्कुलेशन होती है, यानी ब्लड इसके अंदर ऐसे किसी ट्यूब के अंदर नहीं दौड़ रहा, जो ब्लड आ रहा है ना, वो स्पिल किया जाता है इनटू द साइनोसॉइड्स ऑफ रेड पल्प, जिसके अंदर से आरबीसी स्क्वीज करते हैं। स्क्वीज आउट एक बहुत ही मतलब अच्छा टर्म है और ये बोलना चाहिए, स्क्वीज आउट थ्रू वीनस एंडोथेलियम। एंड अगर ये पास नहीं कर पाता तो ये मैक्रोफेज इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। अगर ये पास कर लेता है यानी इसकी फ्रेजिलिटी अभी मतलब सही है, यानी ये फ्रेजाइल नहीं है आरबीसी, तो ये भी यंग ही है। जब आरबीसी ओल्ड होता है तो इसकी फ्रेजिलिटी बढ़ने लगती है, फिर वो स्क्वीज नहीं कर पाता, वो पास नहीं कर पाता, तब वो मैक्रोफेजेस को डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। स्प्लीनिक सर्कुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सच में। ये 4-5 ऑर्गन है ना, किडनी और स्प्लीन और लिवर, इन सबकी सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्प्लीन की हिस्टो में भी पूछ लिया जाता है, तो ये याद कर। तो स्प्लीनिक आर्टरी जो होती है उसको सेगमेंट, स्प्लीन के जो भी सेगमेंट्स होते हैं
मोर देन 5 होते हैं, मोर देन और इक्वल टू 5, तो हर सेगमेंट के लिए मोर देन और इक्वल टू 5 सेगमेंटल आर्टरीज बन जाती है। हर आर्टरी से ट्रेबेकुलर आर्टरी निकलती है, मतलब ठीक है। और उस ट्रेबेकुलर आर्टरी से मल्टीपल सेंट्रल आर्टरी निकलती है। सेंट्रल आर्टरीज क्या होती हैं? जो व्हाइट बल्ब होता है ना, व्हाइट बल्ब, उसमें एक सेंट्रल आर्टरी मिलती है। सेंट्रल आर्टरी इज अ कंटेंट ऑफ व्हाइट बल्ब, ठीक है। जो सेंट्रल आर्टरी होती है ना, इसको या तो बी सेल सराउंड कर सकते हैं या फिर टी सेल सराउंड कर सकते हैं। अगर बी सेल सराउंड करते हैं तो उसको मार्फिजियन कॉर्पस कहते हैं, और अगर टी सेल सराउंड करते हैं तो इसको पेरी आर्टीरियोलर लिम्फेटिक शीथ कहते हैं, विच इज अ वेरी मतलब प्रोफाउंड चीज है। और ये सिर्फ सिंगल लेयर होती है, ये वन लेयर ऑफ पीसेस होती है अराउंड द सेंट्रल आर्टरी, ठीक है। ये सेंट्रल आर्टरी आगे जाके पेनिसिलर आर्टरी बनती है। पेनिसिलर आर्टरी व्हिच इज सराउंडेड बाय lymphocytes and reticulocytes, then it's known as lymphoid ellipsoid artery। अब ये एलिप्सॉइड आर्टरी आगे जाके कॉर्ड्स ऑफ विलरॉथ, जो भी हमने डिस्कस किया, ठीक है, वहां से जाती है। और उसके बाद ये साइनसॉइड में खुलती है, कॉर्ड्स ऑफ विलरॉथ सराउंड द साइनसॉइड्स, और देन दे अब ये वापस उल्टा जाना शुरू हो जाएगी। ट्रिब्यूटरीज ऑफ ट्रेबेकुलर वेन सीधा यहाँ से उल्टा ले जाओ इसको, ये सब सिर्फ आर्टरी में होता है, ये सब कुछ नहीं होता। इन ट्रिब्यूटरीज ऑफ ट्रेबेकुलर वेन्स को पल्स वेन्स भी कहते हैं। अब ये जाके स्प्लेनिक वेन में ड्रेन करती है, स्प्लेनिक वेन और सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन मर्ज कर जाती है टू फॉर्म पोर्टल वेन, ठीक है। ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है सच में। और स्प्लीन में क्या डिवीजन है? व्हाइट पर रेड पर, जैसा कि मैंने बताया, व्हाइट पर और रेड पर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स याद होने चाहिए। व्हाइट पर के 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स, लिम्फोइड फॉलिकल्स, ठीक है, सेकंड पाल्स और थर्ड सेंट्रल आर्टरी। होता क्या है ना, सेंट्रल आर्टरी है, लेकिन ये सेंट्रल में क्यों नहीं है? क्योंकि जब हमारा कोई भी इन्फेक्शन हुआ, एक्टिव इन्फेक्शन के टाइम पे ना, जो लिम्फोइड सेल्स हैं ग्रो करने लगते हैं। अब ये इतना एक तरफ ग्रो करते हैं कि जो आर्टरी है ना, ये साइड की तरफ पुश हो जाती है। तो इट्स अ वेरी मतलब प्रोमिनेंट फीचर कि जो सेंट्रल आर्टरी होती है, इट्स एन इंसेक्ट इज इट्स एसेंट्रिक, व्हाई? ड्यू टू ग्रोथ ऑफ लिम्फोइड फॉलिकल ड्यूरिंग इन्फेक्शन, ड्यूरिंग एक्टिव इन्फेक्शन, ठीक है। और ये जो PALs है, ये तीसरा है इसकी कंपोनेंट, व्हिच आई टोल्ड सिंगल लेयर ऑफ टी सेल्स सराउंडिंग सेंट्रल आर्टरी, है ना, ऑफ टी सेल्स। जो रेड पल्प होता है, रेड पल्प के दो ही कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, या तो नहीं, सॉरी, रेड पल्प के दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, स्प्लीनिक कॉर्ड्स और स्प्लीनिक साइनसेस। स्प्लीनिक साइनसेस में तो स्प्लीनिक साइनसेस वही है जहाँ पे हमारी ये एलिपसॉइड आर्टरी ड्रेन करती है, ठीक है। ये वाले साइनसॉइड्स होते हैं, ठीक है। और कंसिस्ट ये इनकी जो लाइनिंग होती है ना, ये थोड़ी अलग होती है। ये स्टेव सेल से लाइन होती है। स्टेव यानी बोट, स्टेव आप गूगल सर्च करके देखना, जो बैरल नहीं होता, बैरल का जो कंपोनेंट होता है ना, वो बिल्कुल वैसा दिखता है, बोट शेप्ड होता है, ठीक है। इसमें क्या खास है, ये encircled by spirally circularly arranged basement membrane की, मतलब ये ऐसे की स्टेव सेल्स ना ऐसे ऐसे अरेंज होते हैं, ठीक है। और ये बहुत अलग तरीके से अरेंज होते हैं, सच दैट कि अब जो मैक्रोफेज होता है ना, उसका कोई एक आर्म जो होता है, प्रोसेस होता है, वो इनके बीच में रहता है, ताकि कोई भी आरबीसी डेड, या जो मैंने बताया ना कि फ्रेजाइल आरबीसी जो नहीं क्रॉस कर पाता, वो मैक्रोफेज डाइजेस्ट कर लेता है। कैसे? अपने इस आर्म के थ्रू, इस आर्म से वो आरबीसी ले लेता है और डाइजेस्ट कर देता है। तो इनमें कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंट्स पूछ लिया, आपने याद कर लेना, रेटिकुलम में इसमें कोलाजन, एरिथ्रोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स, मैक्रोफेजेस, ग्लोमेरुलस, सॉरी ग्रैनुलोसाइट्स, डेंड्रिटिक सेल्स। ये डायग्राम बना के आ जाना, मैंने अपनी फाइल में, मेरा फाइल का डायग्राम है। और ये जो मैंने अभी बोला वो लिखा हुआ है। ये एक सिंगल टेबल है, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, मतलब वो सारे स्पेशल फीचर्स इसमें कवर्ड हैं। ये है तो सब सही है। Now this is the one only table which you need for every or any rather special point in the lymphoid organs। इसमें सारे पॉइंट्स कवर्ड है, मैं सारे डिस्कस कर चुका हूँ एक्सेप्ट फॉर साइनस, वो मैं एक बार दोबारा बताया था, मैं सारे एक बार दोबारा बताया था। ये मैं बताया था कि इसमें टॉन्सिल एपरेंट इक्विन का कोई मतलब नहीं है, इसमें NA लिखूं तो बेटर है, लेकिन मैं माइनस डाल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं एक बार फटाफट बताता हूँ। लिम्फोड में एपरेंट मल्टीपल एट द पेरिफेरी सिंगल थ्रू द हाइलम सपोर्टिंग मेश जिसमें रेटिकुलर होता है, सब में रेटिकुलर होता है एक्सेप्ट फॉर थाइमस व्हिच इज एपिथेलियल रेटिकुलर। इसमें कॉर्टेक्स और मेडुला दोनों होता है। जो हमारा साइन कैप्सूल होता है, उसके अंदर जो सब कैप्सुलर साइनस और जो ट्रबैकुलर के आसपास ट्रबैकुलर साइनस, ये सिर्फ और सिर्फ लिम्फोड का फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, जो कि और किसी में नहीं होता। और लिम्फोइड फॉलिकल्स में होता है, कैप्सूल भी इसमें होती है। टॉन्सिल के मैंने बता दिया, दोनों एग्जिस्ट नहीं करते। रेटिकुलर मेशवर्क होता है, कॉर्टेक्स मेडुला दोनों ही एब्सेंट रहते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ क्रिप्स और सराउंडिंग लिम्फोइड फॉलिकल इसमें प्रेजेंट रहता है, साइनस इसमें नहीं होते। कैप्सूल इसमें नहीं होता, कैप्सूल नहीं होता, साइनस कहाँ से होगा, है ना। थाइमस में एपरेंट नहीं होता, ओनली एफरेंट। एपिथेलियल रेटिकुलर वेरी इंपॉर्टेंट। और कॉर्टेक्स नहीं होता, मेडुला कॉर्टेक्स सॉरी होता है, मेडुला नहीं होता। मेडुला क्यों नहीं होता है? आपके मेडुला आपस में मिल रहे होते हैं, तो हम कहते नहीं कि इसके पास अपना खुद का भी एक मेडुला है। साइनस नहीं होता, इसमें कैप्सूल प्रेजेंट होता है, लेकिन कोई साइनस नहीं होता। और लिम्फोइड फॉलिकल्स नहीं होते, इसमें एपिथेलियोसाइट्स होते हैं, टाइप 1 to 6 मैंने बताया। और स्प्लीन में कोई एफरेंट नहीं होता, ओनली इफरेंट। और जो सपोर्टिंग मेशर होता है वो रेटिकुलर, इसमें कॉर्टेक्स मेडुला दोनों एब्सेंट रहते हैं, इसमें रेड और व्हाइट पल्प होते हैं, जैसे कि मैंने डिस्कस किया अभी। साइनस इसमें एब्सेंट रहते हैं, कोई भी साइनस नहीं होते। लिम्फोइड फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं, सभी में होते हैं वो तो, एक्सेप्ट फॉर थाइमस, सॉरी। और कैप्सूल प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो दैट्स ऑल। मैंने सारे मतलब जो भी पॉसिबल चीजें मैंने कवर कर दी हैं, और जो भी पॉसिबल अपीयरेंसेस हैं सारी कवर्ड है। ये नोट्स टेलीग्राम पे अवेलेबल हैं, गो एक्सेस इट। और उस चैनल का लिंक चैनल के अबाउट में अवेलेबल है। ओके, थैंक यू, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।